नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश। पीएम नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दक्षिण भारत का दौरा पूरा हुआ। शनिवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों को पीएम मोदी ने कई सौगात दी। शुक्रवार का दिन कर्नाटक और तमिलनाडु के लोगों के लिए खास रहा। कुल मिलाकर इस बार अपने दक्षिण भारत के दौरे में पीएम मोदी ने करीब 25,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम नरेंद्र मोदी के मिशन साउथ पर सियासी मंथन जारी है। चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण भारत के दौरे के सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं। साउथ के सियासी रण में प्रधानमंत्री मोदी साल 2024 के लिए समीकरण सेट। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्वाभिमान पर संग्राम। कर्नाटक और तमिलनाडु में विरासत और विकास पर जोर। हिमाचल चुनाव में दिग्गजों की शाख पर दांव। गुजरात का गरिमामयी चुनाव। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में चुनावी संग्राम चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का दम लगा रखा है। पूरे देश की नजर गुजरात और हिमाचल के चुनाव पर टिकी है। दोनों राज्यों के चुनाव बीजेपी के लिए बेहद खास है। दोनों राज्यों से निकला चुनावी संदेश बड़ा होगा, यही वजह है हिमाचल में प्रधानमंत्री मोदी ने दम लगाया। गुजरात में भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पीएम मोदी की जोरदार तैयारियां हैं। इन सबके बीच अचानक प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिवसीय दक्षिण दौरे ने सबका ध्यान खींचा। चरम चुनावी माहौल में पीएम मोदी दक्षिण के 4 राज्यों के दौरे पर पहुंच गए। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को करोड़ों की सौगात दी। उनके स्वाभिमान की बात की, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को पहचान दी। विशाखापट्टनम भारत का एक विशेष पट्टनम है। ये शहर बहुत खास है। यहां हमेशा से व्यापार की समृद्ध परंपरा रही है। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण पोर्ट था। हजारों वर्ष पहले भी इस पोर्ट के जरिए पश्चिमी एशिया और रोम तक व्यापार होता था और आज भी विशाखापट्टनम भारत के व्यापार का केंद्र बिंदु बना हुआ है। शुक्रवार का दिन कर्नाटक और तमिलनाडु के लोगों के लिए बेहद खास रहा। दोनों राज्यों के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शानदार टर्मिनल 2 की सौगात दी। कर्नाटक और तमिलनाडु की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर पीएम मोदी का जोर दिखा। भाई और बहनों, भगवत भक्ति और सामाजिक शक्ति से कैसे समाज को जोड़ा जा सकता है, इसकी प्रेरणा हमें संत कनकदास जी से भी मिलती है। एक तरफ उन्होंने कृष्ण भक्ति का रास्ता चुना और दूसरी तरफ कुल 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 वेंदु होड़े दाड़धीरी कहकर उन्होंने जाति के आधार पर भेदभाव को खत्म करने का संदेश दिया। आज पूरी दुनिया में मिलेट्स यानी मोटे अनाज के महत्व को लेकर के चर्चा हो रही है। संत कनकदास जी ने उस दौर में ही मिलेट का महत्व स्थापित कर दिया था।
उनकी रचना थी राम धान्य चरिते। उन्होंने कर्नाटका में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मिलेट रागी का उदाहरण देते हुए सामाजिक समानता का संदेश दिया था। चुनावी माहौल में अचानक से प्रधानमंत्री मोदी का मिशन साउथ के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कई सवाल सामने आ रहे हैं। क्या उत्तर पश्चिम में बीजेपी का मिशन पूरा? क्या साल 2024 में बीजेपी का साउथ से सेट होगा समीकरण? उत्तर भारत की कमी पूरी करेगा दक्षिण भारत, या फिर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तोड़ तलाश रही है बीजेपी? भारत जोड़ो यात्रा ने जो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया है, उसे बिगाड़ रही है बीजेपी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बढ़ रही है। दक्षिण भारत से निकलकर यात्रा महाराष्ट्र से गुजर रही है। 2 महीने से अधिक का समय गुजर चुका है। राहुल गांधी अपनी यात्रा टीम के साथ कश्मीर की ओर बढ़ रहे हैं। यात्रा 150 दिनों में 3,500 किलोमीटर तक के सफर का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से निकली भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होकर गुजरी। जिस इलाके से यात्रा गुजरती है, वहां के कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता का उत्साह देखते ही बनता है। कहना गलत नहीं होगा, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को रिवाइव करने में काफी हद तक सफल नजर आ रही है। दक्षिण भारत की रिपोर्ट तो यही कहती है कि दक्षिण में राहुल की यात्रा का अच्छा असर देखने को मिला। यही वजह है कि कांग्रेस का जोश हाई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के मिशन साउथ पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी के 4 दक्षिणी राज्यों के दौरे को लेकर कटाक्ष किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है, भारत जोड़ो यात्रा का असर पहले से ही महसूस किया जा रहा है। कोई कुछ भी करे, लोगों के साथ चलने और उनकी बातों को इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी भी मौजूद रहे। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये पहला विशाखापत्तनम का दौरा था। पीएम मोदी शुक्रवार शाम को ही विशाखापत्तनम पहुंच गए थे। उन्होंने यहां एक रोड शो भी किया। करीब 1.5 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। भाजपा समर्थकों का उत्साह हाई दिखा। आंध्र प्रदेश के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार की कार्यशैली का जिक्र किया। साथ ही आंध्र प्रदेश के स्वाभिमान विशिष्ट पहचान का उल्लेख करना नहीं भूले। शिक्षा हो या एंटरप्राइज या फिर टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के लोगों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। समावेशी विकास और इंक्लूसिव ग्रोथ के विजन के साथ केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। पीएम ने कहा 10,000 करोड़ से अधिक रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम की आकांक्षाओं का माध्यम बनेगी।
ये परियोजनाएं आधारभूत संरचना, ईज ऑफ लिविंग से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक कई नए आयाम खोलेगी। प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक माध्यम बनेगी। ये योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भर भारत तक कई नए आयाम खोलेगी, विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। मैं इसके लिए आंध्र प्रदेश के सभी निवासियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री थोड़े समय के लिए तेलंगाना पहुंचे। परंपरा के विपरीत तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पीएम की अगुवाई के लिए नहीं पहुंचे। पीएम मोदी ने तेलंगाना के रामागुंडम में एक खाद्य संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा उन्होंने राज्य में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तेलंगाना की जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव पर जमकर हमला बोला। यहां के लोगों के सपनों से खिलवाड़ किया तो मुकाबला बहुत रंगीन हो जाएगा, समझ। भाइयों बहनों, मोदी और भाजपा को गाली देने से अगर तेलंगाना का भला होता है तो देते रहिए। अगर यहां के लोगों की सुख सुविधा बढ़ती है, देते रहिए। ईज ऑफ लिविंग होता है, देते रहिए। मोदी और भाजपा को गाली देकर अगर तेलंगाना के किसान समृद्ध होते हैं तो जरूर दीजिए गाली। आज तेलंगाना के किसानों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। आप खुद इस बात के साक्षी है कि यहां के हल्दी किसानों को सरकार ने किस हाल छोड़ दिया है। आप इस बात के साक्षी है कि यहां विकास के रास्ते में किस तरह लगातार रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मैं आज तेलंगाना के लोगों को भरोसा देना चाहता हूं, भाजपा तेलंगाना में पॉजिटिव एजेंडा के साथ आ रही है। हम मिलकर यहां विकास की नई गाथा लिखेंगे। हमें याद रखना है, राजनीति सामान्य मानवी की सेवा करने और उनकी समस्या सुलझाने का माध्यम है। इसलिए राजनीति में हमारा एजेंडा, हमारा मकसद हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, सेवा भाव से भरा होना चाहिए। लेकिन यहां तेलंगाना में जिन लोगों को सत्ता मिली, उनका सारा ध्यान मोदी को गाली देने और भाजपा को कोसने में लगा रहता है। ये तो बात थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण दौरे की। बात हिमाचल प्रदेश की भी करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मतदान का काम पूरा हो गया। कहीं कहीं से धीमी मतदान की छिटपुट शिकायतों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। बर्फीले रास्ते से होकर वोटिंग करने जा रहे मतदाताओं की तस्वीरें भी खूब वायरल हुई। सबने हिमाचल के वोटर्स के जज्बे को सलाम किया। हिमाचल में शाम 5 बजे तक कुल मिलाकर करीब 66% मतदान हुआ। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में 100% मतदान का आंकड़ा हैरान करने वाला रहा।
डालने के लिए जाते दिखे, तो वहीं विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र किन्नौर जिले के टशीगंग में बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना सबको हैरान कर गया। चंबा जिले की पांगी तहसील के चसाक भटोरी मतदान केंद्र की ओर बड़ी मुश्किलों से बढ़ते दिखे मतदाता। इन वोटर्स को बर्फ से होते हुए जाना पड़ा, बावजूद इसके बर्फ में चलने वालों की लाइन दिखाई दी। बर्फीली राहों पर चलते लोगों की तस्वीर पर जिसकी भी नजर पड़ी, सबने हिमाचल के वोटरों के जज्बे को सलाम किया। शाम को जब मतदान के आंकड़े सामने आए, लगा चुनाव आयोग की मेहनत बेकार नहीं गई। हिमाचल का ठंडा मौसम वोटरों को डिगा नहीं सका। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में मतदाताओं ने इतिहास रच दिया है। टशीगंग में 100% मतदान हुआ है। यहाँ कुल 52 मतदाता हैं। सभी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही पूरे हिमाचल प्रदेश में शाम 5 बजे तक 66% वोटिंग का आंकड़ा सामने आया, जो पिछली बार से काफी कम है। 2017 के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 75.57% मतदान हुआ था। शिमला में शाम 5 बजे तक 65.66, सोलन 68.48, बिलासपुर 65.72, मंडी 66.75, हमीरपुर 64.74, ऊना 67.67, कांगड़ा 63.95, चंबा 63.09, कुल्लू 64.59, लाहौल स्पीति 67.50, सिरमौर 72.35 और किन्नौर में 62% मतदान हुआ। प्रदेश भर में बनाए गए 7,881 मतदान केंद्रों में लोगों ने वोटिंग की। खास बात ये रही, इनमें से 157 मतदान केंद्रों का प्रबंधन पूरी तरह महिला कर्मचारियों ने संभाला। कई जगहों पर क्रैच की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी, ताकि बच्चों के साथ आने वालों को कोई परेशानी न हो। हिमाचल के मतदाताओं में खास जिक्र हुआ। चुराह विधानसभा सीट पर 105 साल की बुजुर्ग वोटर नारो देवी ने अपना वोट कास्ट किया। नारो देवी ने पोलिंग स्टेशन 122 पर अपना वोट डाला। दिन में कहीं कहीं से छिटपुट शिकायतें जरूर आईं। कुल मिलाकर पूरे हिमाचल प्रदेश में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को शिकायत मिली कि चुनाव कर्मचारी बेहद धीमी गति से काम कर रहे हैं, जिसके चलते वोटरों को समस्या आ रही है। लाइनें लंबी होने की वजह से काफी समय लग रहा है। सोलन जिले के दून में विलांबली बूथ 82 और 83 पर मतदाताओं ने पर्यवेक्षक के सामने नारेबाजी की। मतदाताओं ने ईवीएम मशीन के काफी धीमी गति से चलने का आरोप लगाया। कुनिहार की कोठी पंचायत के नमहौल बूथ पर भी लोगों ने ऐसे ही आरोप लगाए। हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के पखरौल मतदान केंद्र में ईवीएम मशीन के खराब होने की खबर भी सामने आई। यह वोटिंग करीब 40 मिनट तक रुकी रही। वीवीपैट मशीन में आई तकनीकी खराबी को जल्द ही दूर कर लिया गया। हिमाचल प्रदेश के चुनावी माहौल में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों की वोटिंग की तस्वीरें छाई रही। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और उनकी पत्नी मल्लिका नड्डा ने बिलासपुर के मतदान केंद्र संख्या 53 विजयपुर में मतदान दिया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने पूरे परिवार के साथ वोट डाला। उन्होंने हमीरपुर जिले के समीरपुर में एक पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट किए।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परिवार समेत मंडी के सिराज विधानसभा क्षेत्र से पोलिंग स्टेशन 44 में वोट डाला। वोट डालने से पहले उन्होंने मंडी के मंदिर में परिवार समेत पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी और दोनों बेटियां मौजूद रहीं। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने शिमला के सैनिक रेस्ट हाउस में अपना वोट डाला। उनसे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह की वोटिंग की तस्वीरें सामने आई। हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त सियासी खींचतान है। बीजेपी पर सत्ता दोहराने का दबाव है तो कांग्रेस का भरोसा हिमाचल की सियासी परंपरा पर टिका है। हिमाचल में लंबे समय से हर चुनाव में सत्ता परिवर्तन का सियासी चलन रहा है। हिमाचल की जनता बारी बारी से कांग्रेस और बीजेपी को सत्ता संभालने का मौका देती रही है। यही वजह है दोनों ही पार्टियों के दिग्गज हिमाचल की सत्ता पर दमदार अंदाज में दावा ठोकते दिखे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा सब में फिर हमारी सरकारें बनी तो अब की बार भी बनेगी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी होगा क्योंकि सुशासन, विकास और जन कल्याण के बहुत काम हुए हैं। देखिए 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल राज्य में कांग्रेस की सरकारें रही। वापस करने वाले भी ओपीएस को यही थे, एनपीएस को लागू करने वाले भी कांग्रेस पार्टी ही थी। ये चाहते तो पहले भी कर लेते, इन्होंने ना कहीं किया है। इनको झूठे वादे करने की आदत है। रिवाज नहीं बदलेगा, सरकार बदलेगी, परिवर्तन होगा निश्चित रूप में। लोगों ने मन बनाया हुआ है। मैं पूरे राज्य में गया हूं और लोगों के जोश से, उत्साह से, उनकी आंखों में उम्मीद देख सकता हूं। ये राज्य सरकार के खिलाफ पिछले 5 साल में जो कोताही हुई, जो वायदा खिलाफी हुई, उसके खिलाफ मत पड़ेगा। हिमाचल का चुनाव खास है। हिमाचल के नतीजे बड़ा संदेश देने वाले हैं। कांग्रेस या बीजेपी, जिसे भी हिमाचल की जनता सत्ता का सिंहासन सौंपेगी, उसे अपने पक्ष में माहौल बनाने का मौका मिलेगा। साल 2024 लोकसभा चुनाव की बिसात पर वो मजबूती से अपना दावा पेश कर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।